फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोकेबलरी डे 3। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने अनाउंस किया था कि वोकैब की जो समस्या है वो समस्या नहीं बनेगी। आज वो दिन आ गया है। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीटली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लोग देखेंगे। ठीक, और देखेंगे ही नहीं, याद भी करेंगे। और आफ्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग रात में 8 बजे टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं टेलीग्राम चैनल इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित पे। आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद आप वहां से अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। वोकैब पढ़ने के बाद, जैसा कि आपको भी पता होगा, वोकैब याद करना आसान है लेकिन याद रख पाना मुश्किल है। इसी के मुद्दे नजर रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग वोकैब का जो टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं रात 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो प्लीज वहां से रात 8 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक, और इस पीडीएफ को अगर ध्यान से हम लोग, इस वीडियो को अगर हम लोग ध्यान से देख लेते हैं तो फिर आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डे 3 वोकैबुलरी वॉरियर बैच में फिर से एक बार दिल खोल कर आपका स्वागत है। तो आज का पहला जो वर्ड है इनॉर्मस है। 39 वर्ड चल रही है, 2 पीडीएफ हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा है। तो इनॉर्मस तीसरा दिन है। इनॉर्मस मतलब एडजेक्टिव है, और जैसा कि आपको पता भी है इनॉर्मस वर्ड जो है, अगर किसी वर्ड में ओ यू एस शब्द लग जाए तो वो मेरा शब्द बन जाता है क्या? एडजेक्टिव बन जाता है। राइट, अब यहाँ पे देखिए इनॉर्मस मतलब एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग हो जाएगा विशाल या बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा या विशाल, या आकार या मात्रा में बहुत बड़ा। ब्रेक डाउन, इन मतलब होता है संपूर्ण, और मस मतलब विशाल। इनॉर्मस ब्रेक डाउन भी करके दिया गया है, आप यहां से आसानी होगी याद करने में। इनॉर्मस कहने का ये मतलब एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट। हो सकता है कोई साइज में बड़ा हो, या हो सकता है अमाउंट जब कोई बड़ा हो तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड का यूज करेंगे भाई? इनॉर्मस का यूज करेंगे। जैसे दे लिव एन इनॉर्मस हाउस, वे एक विशाल घर में रहते हैं। तो ये आपका वर्ड मीनिंग खत्म हुई। पहला वर्ड मीनिंग, आज का पहला वर्ड मीनिंग खत्म हुई इनॉर्मस। थोड़ा सा रिपीटेड करते जाइएगा। इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा, विशाल। किस चीज में बड़ा भाई? एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट। हो सकता है अमाउंट में बड़ा हो सकता है वो साइज में बड़ा हो। उसके लिए हम यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करेंगे? इनॉर्मस शब्द का प्रयोग करेंगे। इनॉर्मस, इनॉर्मस। अगर वंस मोर एक बार और बोलिए इनॉर्मस, ताकि याद हो जाए। ओ यू एस अगर वर्ड किसी के लास्ट में लग जाए, ओ यू एस शब्द किसी के लास्ट में लग जाए तो वो मेरा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करने लग जाता है? एडजेक्टिव से बिलोंग करने लग जाता है। चलिए इनॉर्मस, आज का पहला वर्ड मीनिंग खत्म हुई। चलिए दूसरा, इमेंस। इमेंस ये भी एडजेक्टिव है, इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। अत्यधिक बड़ा, अपार। देखिए बड़ा का 2 वर्ड मीनिंग हो गया, एक इनॉर्मस हो गया विशाल या बहुत बड़ा, और इमेंस अत्यधिक बड़ा या अपार। अब देखिए ये किस चीज में बड़ा होगा? आकार या डिग्री में अत्यधिक बड़ा। भाई ध्यान से, इनॉर्मस विशाल या बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा या विशाल, आकार या मात्रा में। आकार या मात्रा में हो सकता है, मान लीजिए आपके पास कोई पुस्तक है, या आपके पास कोई चीज है, या आपके पास कोई थिंग्स है, वो उसकी आकार में वो बड़ा है, तब हम वहां पे इनॉर्मस का प्रयोग करेंगे। हो सकता है आपके पास पैसा हो, राइट, मात्रा, आपके पास पैसा हो, वो भी आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो वहां पे भी आप इनॉर्मस अमाउंट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आई है इमेंस, अत्यधिक बड़ा या अपार। तो मतलब इमेंस शब्द का जो प्रयोग होगा वो डिग्री में या फिर आकार शब्द के लिए हम लोग इमेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। अत्यधिक बड़ा या अपार, आकार या डिग्री में अत्यधिक बड़ा। ब्रेक डाउन, इम मतलब नहीं, इमेंस मतलब सीमित। अब देखिए मेंस मतलब होता है क्या? सीमित। इम मतलब नहीं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आई एम वर्ड किसी वर्ड के शुरुआत में लगता है तो वो थोड़ा सा अपने आप में निगेटिविटी को शो करने लग जाता है, निगेटिव मीनिंग को शो करने लग जाता है। अभी यहाँ पे देखिए इमेंस मतलब इम नहीं,
और मेंस सीमित, जो सीमित नहीं रहे, दैट मीन्स कि जो सीमित नहीं रहे तो मतलब होता है बड़ा, अत्यधिक बड़ा। अब यहाँ पे देखिए इम नहीं मेंस सीमित। अब एक्सट्रीमली लार्ज, काफी ज्यादा बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और डिग्री, मतलब जब भी अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा डिग्री है, बहुत ही ज्यादा डिग्री है, राइट, तो उसके लिए यहाँ पे हम कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, बहुत ज्यादा डिग्री है, इमेंस डिग्री है, बहुत बड़ा डिग्री है उसके पास, तो यहाँ पे हम इमेंस शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका अब दूसरा तीसरा वर्ड मीनिंग जो आया 41, ह्यूज, बहुत बड़ा, विशाल। अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा या विशाल, आकार या मात्रा में अत्यधिक बड़ा, फिर वही बात, आकार या मात्रा में अत्यधिक बड़ा के लिए कौन सा वर्ड मीनिंग था, पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा इमेंस, और दूसरा क्या देखा, इनॉर्मस, इमेंस और इनॉर्मस। इनॉर्मस का स्पेलिंग ENORMOUS, और जबकि इमेंस का स्पेलिंग IMMENSE। अभी तीसरा वर्ड मीनिंग जो हम लोग करने जा रहे हैं, ह्यूज। ह्यूज मीन्स ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और बहुत बड़ा या विशाल, आकार या मात्रा में अत्यधिक बड़ा, ह्यू बड़ा, इज अतिशयोक्ति, राइट, एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट, ये भी सेम वर्ड मीनिंग है इमेंस की तरह, राइट, इनॉर्मस की तरह। इमेंस बहुत बड़ा आकार या डिग्री में, जबकि ह्यूज और इनॉर्मस बहुत बड़ा आकार या मात्रा में। HU बड़ा और JE अतिशयोक्ति। अब देखिए यहाँ एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट, दे लिव इन ए ह्यूज हाउस, वे एक बहुत बड़े घर में रहते हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। चलिए एक बार और पुनः एक बार रिपीटेड कर लेते हैं। इमेंस बोले तो बहुत बड़ा आकार या मात्रा में, जबकि इनॉर्मस बोले तो बहुत बड़ा आकार या मात्रा में। इमेंस में क्या हो जाएगा, वो डिग्री के लिए भी हो जाएगा, डिग्री जब किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा डिग्री होता है तो उसके लिए हम इमेंस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए ह्यूज, बहुत बड़ा या विशाल, आकार या मात्रा में अत्यधिक बड़ा या विशाल, राइट। अब मैसिव, भाई मैसिव, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई, एडजेक्टिव है। भारी या विशालकाय, जब कोई चीज भारी हो उसके लिए हम कौन सा वर्ड मीनिंग का प्रयोग करेंगे भाई, मैसिव। मैसिव शब्द का प्रयोग करेंगे जब कोई वर्ड बहुत, मतलब जब कोई थिंग्स भारी हो और विशालकाय हो तो उसके लिए हम मैसिव शब्द का प्रयोग करेंगे। मैसिव भी मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। मैसिव का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है। आकार या मात्रा या संख्या में बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा। अब मैस, भारी वस्तु, आई भी विशेषता, राइट, मैसिव। अब देखिए वेरी लार्ज इन साइज, अमाउंट और नंबर, साइज में बड़ा होना चाहिए, अमाउंट में बड़ा होना चाहिए और नंबर में बड़ा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैसिव। अब देखिए दे हैव ए मैसिव हाउस, उनके पास एक विशालकाय घर है। तो मैसिव वर्ड भी मेरा कंप्लीट हुआ। बात करते हैं इमिटेट। अब देखिए चार वर्ड मीनिंग हम लोगों ने मतलब बड़ा से रिलेटेड देखा, क्या देखा, इनॉर्मस देखा, इमेंस देखा, मैसिव देखा और ह्यूज देखा, राइट। अब देखिए 43 नंबर का वर्ड मीनिंग जो है इमिटेट। इमिटेट ये मेरा वर्ब हो गया, इसका हिंदी मीनिंग होता है नकल करना। क्या करना, नकल करना। किसी व्यक्ति या चीज की हरकतें या वाणी या व्यवहार की नकल करना। मतलब नकल करना किसे, किसी व्यक्ति का या किसी चीज की हरकतें का या वाणी का या व्यवहार का नकल करना, इमिटेट। अब देखिए इम भीतर और इटेट कार्यवाही, राइट। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का नकल करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सामने में नकल ना करके, जैसे स्कूल के दिनों को याद कीजिए, जब कोई टीचर जब कोई विद्यार्थी किसी टीचर का नकल करता था तो हम लोग क्या करते थे कि बचपन में टीचर के सामने में ना नकल करके हम लोग क्लास में एंट्री करके, क्लास में गेट जो भी था, डोर जो भी था, वो सारी चीज को हम लोग बंद करके और हम लोग नकल करते थे। तो कहने का मतलब इन मतलब भीतर और इटेट कार्यवाही, जो भीतर में जाके कार्यवाही करे यानी भीतर में जाके नकल करे, दैट इज कॉल्ड इमिटेट। इमिटेट, राइट। अब यहाँ पे देखिए टू बिहेव और एक्ट लाइक समवन और समथिंग। कहता है टू बिहेव करना और एक्ट या कोई काम करना लाइक के जैसे, समवन और समथिंग किसी व्यक्ति के जैसे या किसी वस्तु के जैसे हूबहू नकल उतार लेना, दैट इज कॉल्ड इमिटेट, नकल करना। जैसे सम यंग बैंड्स इमिटेट देयर म्यूजिकल हीरोज फ्रॉम द पास्ट। कुछ युवा बैंड अपनी संगीत नायकों की नकल करते हैं, इमिटेट हो गया। अब देखिए कॉपी, जस्ट लाइक कॉपी, नकल करना, अनुकरण करना, अनुसरण करना। किसी कार्य या चीज को जानबूझकर उसी तरह से दोहराना जैसे मूल में किया गया हो। कॉप, नकल, वाई, क्रिया। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इसका, टू
इंटेंशनली रिप्लिकेट और डुप्लीकेट समथिंग, मतलब कोई चीज, मतलब डुप्लीकेट, ओरिजिनल का नकल करके डुप्लीकेट कोई चीज बनाया गया हो, दैट इज कॉल्ड कॉपी करना। दे हैव कॉपीड द बेसिक डिजाइन फ्रॉम द जापानीज मॉडल, उन्होंने अपनी जापानी मॉडल से बुनियादी डिजाइन की नकल की है, यानी कॉपी। तो चलिए, कॉपी भी हो गया। इमिटेट, इमिटेट मतलब नकल करना, और जबकि कॉपी मतलब भी नकल करना, अनुकरण करना। अब एपी, एप, एप देखिए वनमानुष, ये मेरा नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। एपीईएफ वनमानुष, एक्सप्लेंड हिंदी, एक बड़ा बंदर जिसमें पूछ नहीं होता है और जो अपने हाथों से पैर में झूलता है, जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे। ब्रेक डाउन, एपीईएफ वनमानुष, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा एन एनिमल सिमिलर टू ए लार्ज मंकी विदाउट ए टेल, मतलब एक ऐसा जानवर, एक ऐसा एनिमल सिमिलर टू ए लार्ज मंकी, बहुत बड़े मंकी की तरह दिखता हो लेकिन विदाउट अ टेल, बगैर पूछ, और एप के पास पूछ नहीं होता, राइट। जैसे चिंपैंजी एंड गोरिल्लाज आर बोथ एप्स, चिंपैंजी और गोरिल्ला दोनों ही वनमानुष हैं। हो गया। अब देखिए मिमिक, मिमिक बोले तो अनुकरण करना, नकल करना। एक्सप्लेन हिंदी, किसी व्यक्ति की बोलने और हिलने डुलने की शैली की नकल करना, अक्सर लोगों को हंसाने के लिए। ओके, मिमिक नकल करने वाला, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू कॉपी द वे समवन स्पीक्स और एक्ट्स ऑफन ह्यूमरसली, राइट। शी वाज मिमिकिंग पीपुल इन आवर ऑफिस, वो हमारे कार्यालय में लोगों की नकल कर रही थी, राइट। ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा मिमिक का स्पेलिंग, हम मतलब कॉपी करने का, कॉपी था नकल करना, अनुकरण करना, और मिमिक है वही अनुकरण करना, नकल करना। उसके बाद फिर हम लोग इमिटेट, मतलब इमिटेट नकल करना, कॉपी करना। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए मिमिक भी हो गया। अब मैनेडिटरी, मैनेडिटरी मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका हो गया क्या, एडजेक्टिव। मैनेडिटरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव हो गया। हिंदी मीनिंग जो है अनिवार्य या जरूरी। इमीडिएट, या फिर आप इमीडिएट का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इमिटेट नकल करना, और इमीडिएट, इमीडिएट मतलब बहुत जल्दी, इमीडिएटरी हम लोग बोलते हैं ना, इमीडिएट मतलब तुरंत। अब यहाँ पे देखिए मैनेडिटरी, उसी का सिनोनिम्स हो जाता है मैनेडिटरी, अनिवार्य या जरूरी, ऐसा जिसे करना या आवश्यक, ऐसा जिसे करना आवश्यक है या जो कानून द्वारा मांग की जाती हो, मैनेडिटरी। यहाँ पे देख लीजिए हिंदी मीनिंग अनिवार्य या जरूरी। एक्सप्लेन हिंदी, जैसे ऐसा जिसे करना आवश्यक या जो कानून द्वारा मांग की जाती हो। मैंड आदेश, एट्री करने वाला, यानी समथिंग दैट मस्ट बी डन एज पर लॉ और रूल। अब सुन लीजिए भाई, समथिंग दैट मस्ट बी डन, ऐसा जिसे अवश्य करना जरूरी है, एज पर लॉ और रूल, मतलब कि रूल के अनुसार या कानून के अनुसार करना अति आवश्यक हो जाता है, उसके लिए हम मैंडेटरी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मिनिस्टर कॉल्ड फॉर मैंडेटरी प्रिजन सेंटेंस फॉर ऑफेंडर्स, मंत्री ने अपराधियों के लिए अनिवार्य जेल की सजा की मांग की। मैंडेटरी, राइट। किसके लिए प्रयोग करेंगे, कहां पे मैंडेटरी शब्द का प्रयोग करेंगे, समथिंग दैट मस्ट बी डन एज पर लॉ और रूल, मतलब कि कानून या नियम के जो संगत हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंडेटरी शब्द का प्रयोग करेंगे। कंपल्सरी, आइए, अनिवार्य या बाध्यकारी, ये भी, इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ऐसा जिसे नियम या कानून के कारण करना जरूरी हो, कंपल्सरी। रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल, ऑब्लिगेटरी, जो बाध्य हो, बाध्यकारी हो करने के लिए, कंपल्सरी, यू हैव टू डू कंपल्सरी, और ओके, तो कहने का मतलब अनिवार्य या बाध्यकारी। स्विमिंग वाज कंपल्सरी एट माय स्कूल, मेरे स्कूल में तैराकी अनिवार्य थी। ये हो गया कंपल्सरी, मतलब जो रूल नियम के साथ कोई चीज बनाया जाए, कोई चीज करवाया जाए, और कोई भी चीज अर्जेंट कर दिया जाए कि ये चीज आपको करना, उसके लिए मैंडेटरी और कंपल्सरी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए इसेंशियल, आवश्यक या जरूरी, कुछ ऐसा जो जरूरी हो या जिसकी आवश्यकता हो। इसेंस मतलब होता है क्या, मूल। इस उसके बाद फिर इंग्लिश मीनिंग देख लीजिए, नेसेसरी और नीडेड, मतलब इसका इसेंशियल का क्या हो जाएगा, नेसेसरी और नीडेड, जरूरी या आवश्यक। गवर्नमेंट सपोर्ट विल बी इसेंशियल फॉर द प्रोजेक्ट टू सक्सीड, परियोजनाओं की सफलता के लिए सरकार समर्थन आवश्यक होगी, सरकार की समर्थन आवश्यक होगी या सरकारी समर्थन आवश्यक होगी। इसेंशियल, जरूरी या आवश्यक। इंपेरेटिव, अत्यंत महत्वपूर्ण या फिर अत्यावश्यक, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अत्यधिक महत्वपूर्ण या तुरंत करने की जरूरत। इंपेरेटिव, इंपर आदेश, एटिव प्रेरक, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और अर्जेंट,
extremely important or urgent. It is imperative that the release of all hostages be secured. सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है. इंपेरेटिव क्या हो जाएगा? अत्यंत महत्वपूर्ण. पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या भाई? एडजेक्टिव है. एसेंशियल क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव. इसका भी एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके. रिलायबल विश्वसनीय, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है. ऐसा व्यक्ति या चीज जिस पर भरोसा किया जा सके, रिलायबल. ओके. ब्रेक डाउन, री मतलब दोबारा, लायबल मतलब योग्य, जो दोबारा भरोसा करने योग्य हो, दैट इज कॉल्ड रिलायबल. समवन और समथिंग दैट कैन बी ट्रस्टेड और बिलीव्ड, कोई चीज या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिसपे हम लोग विश्वास किया जा सके, जिसपे हम लोग विश्वास कर सके, उसके लिए हम कौन सा वर्ड मीनिंग का प्रयोग करेंगे? रिलायबल. जैसे आपकी मतलब इज योर वॉच रिलायबल, क्या आपकी घड़ी भरोसेमंद है? तो है, नहीं तो नहीं. तो रिलायबल मतलब विश्वसनीय या भरोसेमंद. ट्रस्टेड, आइए, ट्रस्टेड मतलब होता है क्या? विश्वास पात्र. भरोसेमंद, ऐसा व्यक्ति या चीज जिस पर विश्वास किया जा सके. ट्रस्ट विश्वास, ईडी क्रिया. इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा डिजर्विंग ऑफ ट्रस्ट और able to be depended on. कहता शी वॉज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड, वह एक पुरानी और विश्वास पात्र मित्र थे. ट्रस्टेड हो गया. अगला देखिए, डिपेंडेबल भरोसेमंद या विश्वसनीय, किसी पे डिपेंडेबल, ऐसा व्यक्ति या चीज जिस पर भरोसा किया जा सके, कि हम तुम पे भरोसा करते हैं. आखिर हम लोग भी डिपेंडेंट किस पे रहते हैं? जिस पे भरोसा करते हैं उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं. कि आखिर हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है. तो स्टूडेंट लाइफ में लोग हर कोई अपनी मम्मी पापा पे डिपेंडेंट रहते हैं. तो मम्मी पापा पे कहीं ज्यादा भरोसामंद है, विश्वसनीय है, विश्वास है. इस वजह से वो लोग क्या होता है? डिपेंडेबल होती है अपने मम्मी पापा पे. तो इंग्लिश मीनिंग समवन और समथिंग यू कैन हैव कॉन्फिडेंस इन. एक मतलब समवन और समथिंग, कोई चीज या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, यू कैन हैव कॉन्फिडेंस, जिसपे आपको विश्वास है, तो डिपेंडेबल. जैसे आई नीड समवन डिपेंडेबल टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन, मुझे बच्चों की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए. तो क्या होता है? डिपेंडेबल, भरोसेमंद या विश्वसनीय. स्टेबल, भाई स्टेबल मतलब होता है क्या? स्थिर या अचल, जो दृढ़ता से स्थापित हो और परिवर्तनशील ना हो. जिससे स्टे खड़ा, बिली स्थायित्व, फर्मली फिक्स्ड और नॉट लाइकली टू मूव और चेंज. कहता है फर्मली मतलब दृढ़ तौर पे, नॉट लाइकली टू मूव और चेंज. जैसे इफ द हाउस फाउंडेशंस आरंट स्टेबल कोलैप्स इज पॉसिबल, यदि घर की नींव स्थिर नहीं है तो वह गिर सकती है. स्टेबल ऐसे भी दिखते हैं, स्टे मतलब खड़ा होना, अगर इसी में एनडी जोड़ देते हैं तो खड़ा रहना हो जाता है. तो STA, राइट. स्टैक खड़ा, एबल, और एबल मतलब जानते हैं स्थिति, या फिर अगर आप सक्षम हैं, ABL एबल मतलब होता है ना सक्षम होना, राइट. तो यहाँ पे स्टेबल अगर खड़ा होने योग्य है, खड़ा होने सक्षम है, तो दैट इज कॉल्ड अचल है. आप वहां पे क्या है? स्थिर है, अचल है, राइट. अगला सॉलिटरी मतलब होता है एकाकी या अकेला. SOLITARY मतलब क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. सॉलिटरी, कोई व्यक्ति या वस्तु जो किसी स्थान पर अकेला हो. सॉल मतलब एक, और इटरी मतलब स्थिति. द ओनली पर्सन और थिंग इन अ प्लेस. ऑन द हिल ए सॉलिटरी फिगर वाज चॉपिंग डाउन ट्रीज, पहाड़ी पर एक एकाकी व्यक्ति पेड़ काटने में क्या था? व्यस्त था. चॉप मतलब होता है पेड़ काटना, राइट. लॉनली शब्द भी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है. हिंदी मीनिंग हो जाएगा अकेला या उदास. ऐसा व्यक्ति जो अन्य लोगों को बिना दुखी महसूस करता हो, मतलब कि अन्य लोगों के बिना दुखी महसूस करता हो. लॉनली अकेला है. अनहैप्पी बिकॉज यू आर नॉट विद अदर पीपुल. शी गेट्स लॉनली नाउ दैट ऑल द किड्स हैव लेफ्ट होम. अब जब सभी बच्चे घर छोड़ चुके हैं तो वह अकेला महसूस करती है. लोनली हम लोग भी घर में फील करते हैं, लोनली फील करते हैं. सॉलिटरी एकाकी, अकेला, कोई व्यक्ति या वस्तु जो किसी स्थान पर अकेला हो, और जबकि कोई ऐसा व्यक्ति जो अन्य लोगों के बिना दुखी महसूस करता हो, दैट इज कॉल्ड लोनली. बात करते हैं सिंगुलर की. एडजेक्टिव, यह है एक वचन, और द्वितीय इसका हिंदी, जिसके जैसा द्वितीय कोई ना हो. शब्द का वह रूप जो एक चीज को के बारे में बोलने या लिखने की में प्रयुक्त होता हो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर. सिंगु मतलब सिंगल, यानी आप कह सकते हैं सिंगल से सिंगल, एक AR वर्ण. अब यहाँ पे देखिए, रिलेटिंग टू द फॉर्म ऑफ ए वर्ड यूज्ड फॉर वन थिंग, ए सिंगुलर नाउन और ए वर्ब इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट वन थिंग. कहता है एक वचन, संज्ञा या क्रिया का उपयोग तब किया जाता है जब एक चीज के बारे में बात की जाती है, राइट.
तो आज का सिनोनिम्स और आज का वर्ड जो था हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब मेरा क्या था? अब देखिए फ्रेजल वर्ब का हिंदी क्या होता है? मांग करना, आस्क फॉर। अब देखिए फॉर मतलब के लिए, आस्क मतलब मांगना, फॉर का हिंदी होता है ना के लिए, और आस्क का मतलब क्या होता है? मांगना। अब किसी के लिए कोई चीज आप मांग रहे हैं, किसी चीज के लिए अनुरोध या मांग करना, आस्क और फॉर। आस्क फॉर मतलब मांग करना, टू रिक्वेस्ट और डिमांड समथिंग, टू रिक्वेस्ट और डिमांड समथिंग। जैसे ही आस्क्ड फॉर मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, उसने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और अधिक समय की मांग की। आस्क फॉर कंप्लीट करना, मांग करना, राइट। अब देखिए यहाँ पे आस्क आउट, आस्क आउट, आस्क मतलब पूछना, आउट मतलब बाहर जाने के लिए पूछना, यानी बाहर जाने के लिए आमंत्रित करना, आस्क आउट करना। किसी को डेट पर या बाहर जाने के लिए आमंत्रित करना, आस्क मतलब पूछना, आउट मतलब बाहर। टू इनवाइट समवन ऑन ए डेट और टू गो आउट सोशियली। जैसे ही फाइनली आस्क्ड हर आउट फॉर अ डिनर, उसने आखिरकार उसे डिनर पर ले जाने के लिए आमंत्रित कर ही लिया। ओके। बैक अवे, बैक अवे मतलब होता है क्या भाई? पीछे। बैक मतलब पीछे, अवे मतलब चले आ जाना। बैक अवे मतलब होता है पीछे हटना, डर और सहमति या संकोच के कारण पीछे हटना। बैक मतलब पीछे, अवे मतलब दूर। जैसे टू मूव बैकवर्ड और विथड्रॉ फ्रॉम ए सिचुएशन। जैसे शी बैक्ड अवे फ्रॉम द एग्रेसिव डॉग, वह आक्रामक कुत्ते से क्या हो गया? पीछे हट गया। बैक अवे। अब देखिए बैक डाउन, बैक डाउन मतलब होता है क्या? हार मान लेना, संघर्ष या तर्क से पीछे हट जाना। बैक पीछे, डाउन नीचे। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू विथड्रॉ अ क्लेम और कंसीड इन अ डिसएग्रीमेंट। जैसे ही रिफ्यूज टू बैक डाउन ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस, उसने बातचीत के दौरान हार मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे बैक ऑफ, बैक ऑफ मतलब क्या होता है? दूर हटना। बैक डाउन अभी हम लोग क्या पढ़े थे? हार मान लेना। बैक डाउन जिसे होता है ना बैक डाउन, पीछे चला जाना और नीचे, पीछे जाके नीचे चला जाना, दैट इज कॉल्ड संघर्ष या तर्क से पीछे हट जाना, बैक डाउन होता है फ्रेजल में। अब देखिए यहाँ पे बैक ऑफ, बैक ऑफ मतलब होता है ना दूर हटना, हस्तक्षेप बंद करना या शारीरिक दूरी बनाए रखना। बैक मतलब पीछे, ऑफ मतलब दूर। जैसे टू रिट्रीट और स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन, द मैनेजर बैक्ड ऑफ व्हेन द एम्प्लॉइज रेज्ड देयर कंसर्न्स। जब कर्मचारी ने अपनी चिंताएं व्यक्त की तब प्रबंधक क्या हो गए? दूर हट गए। तो भाई हम लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फ्रेजल वर्ब भी फाइनली खत्म किए। चलिए एक बार पुनः सारे वर्ड मीनिंग को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। वर्ड रिवीजन आ गया, हम पूछते चलते हैं और आपको बताना है। इनॉर्मस क्या होता है भाई? बहुत बड़ा। इमेंस क्या होता है? बहुत बड़ा। ह्यूज बहुत बड़ा। मैसिव बहुत बड़ा, आकार या मात्रा में, राइट। इमिटेट, इमिटेट मतलब क्या होता है? नकल करना, कॉपी करना, राइट। और कॉपी मतलब भी क्या होता है? नकल करना या कॉपी करना, किसी के लक्षण को किसी के अनुसरण करना, राइट। अब एपीएफ, एप मतलब क्या होता है? लंगूर, मतलब जो ऐसा ऐसा बंदर जो बिल्कुल बनमानुष की तरह दिखाई दे, राइट। जैसे चिंपैंजी हो गया एप। और मिमिक मतलब क्या होता है? कॉपी करना, मतलब किसी का अनुकरण करना, राइट। मैंडेटरी बोले तो बहुत ज्यादा, अर्जेंट, नेसेसरी। ओके। कंपलसरी बोले तो नेसेसरी, जैसे जो कानून या रूल के द्वारा मतलब अर्जेंट हो, नेसेसरी हो, दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी या कंपलसरी। एसेंशियल बहुत ज्यादा, आवश्यक, इंपैरेटिव आवश्यक, ट्रस्टेड मतलब विश्वसनीय, डिपेंडेबल विश्वसनीय, स्टेबल स्थिर, सॉलिटरी सॉलिटरी मतलब लॉनली अकेला, और सिंगुलर बोले तो अकेला। अब देखिए आस्क फॉर, आस्क फॉर किसी के लिए मांग करना। ओके। आस्क आउट बाहर जाने के लिए किसी को मतलब पूछना, आस्क आउट करना, राइट। बैक अवे पीछे हट जाना, और बैक डाउन नीचे जाना, मतलब आई मीन डेटेरियोरेट होना। बैक ऑफ हस्तक्षेप बंद कर देना, राइट। बैक ऑफ हो गया। मतलब सारे वर्ड मीनिंग को हम लोगों ने क्या कर लिया? रिवीजन कर लिया अच्छे से। अब बात आती है आइडम्स एंड फ्रेजेस की। अब आइडम्स एंड फ्रेजेस देख लीजिए, यहाँ पे कहता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब एक भी पत्थर को अनटर्न्ड मतलब टर्न किए बगैर नहीं जाना। जैसे कहता है ना लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, एक भी पत्थर को मत छोड़ना टर्न किए हुए। तो कहने का मतलब कि खून पसीना एक करना। जैसे याद कीजिए ये सीन कि जिस समय राम भगवान एक नदी पार कर रहे थे और उस समय एक जो रास्ता बना रहे थे राम सेतु, राइट, उसमें हर एक पत्थर पे क्या लिखा गया? राम, राम, और राम लिख के फेंका गया उस नदी में,
ताकि वो पत्थर नहीं डूबे। तो कहने का मतलब उस वहां पे क्या हुआ था, एक भी पत्थर ऐसा नहीं था जिसपे कि टर्न करके उस पे राम नहीं लिखा गया था। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कहने का ये मतलब ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज को पाने के लिए खून पसीना एक कर देना। टू मेक ऑल पॉसिबल इफर्ट्स, या टू मेक ऑल पॉसिबल इफर्ट्स, हर संभव प्रयास करना, यानी खून पसीना एक करना। सी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू विन द कॉम्पिटिशन, कहता है उसने प्रतियोगिता को जीतने के लिए खून पसीना एक कर दिया। बात आती है ए फिश आउट ऑफ वाटर। अब एक मछली है कोई, उसे पानी से बाहर निकाल दीजिए, फिर क्या हो जाएगा यार, वो मछली असहज महसूस करने लग जाएगी। एन अनकंफर्टेबल पोजीशन और एन फैमिलियर सर्कमस्टांसेस, और सहज महसूस करना और असहज परिस्थिति। ए फिश आउट ऑफ वाटर, अब जब तक उस मछली को फिश में रखते हैं, सॉरी पानी में रखते हैं, तो फिर वो फिश जो है बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जैसे उसे फिश पानी से बाहर कर दीजिए उस फिश को, तो वो असहज महसूस करने लग जाती है। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द फॉर्मल इवेंट। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कहीं फॉर्मल इवेंट में गया और उसे उस टाइप की इज्जत नहीं मिल रही है, तो वो अपने आप को असहज महसूस करेगा, यार यहाँ आना बेकार है, राइट। अगला देखिए, ए स्टोन्स थ्रो अवे, ए स्टोन्स थ्रो अवे, कहने का मतलब ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर पे। अब मान लीजिए ए स्टोन्स, स्टोन मतलब होता है पत्थर, थ्रो मतलब होता है फेंकना, अवे मतलब दूर। अब याद कीजिए बचपन में हम लोग क्या करते थे, बच्चे में बहुत बड़ा होता था ना पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर उठा लेते थे और फेंकते थे, वो दूर ना जाके पैर के पास ही गिर जाता था। इसका कहने का ये मतलब कि एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर पे, मतलब कि ए स्टोन एक पत्थर है, हम उस पत्थर को उठा के फेंकना चाह रहे हैं, बट वो पत्थर भारी होने की वजह से मेरे पैर के आसपास ही गिर जाता था। तो वहां पे क्या हुआ, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर पे। द पार्क इज जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस, पार्क जो है मेरे घर से थोड़ी ही दूर पे है। 24, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट या डाइम, कहता है एट द ड्रॉप, ड्रॉप मतलब होता है कि किसी भी चीज को गिराना, किसी भी चीज को झट से गिराना। अब मान लीजिए एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, विदाउट एनी हेजिटेशन या इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, बहुत तेजी से बिना किसी हिचकिचाहट के। अब याद कीजिए सैनिक स्कूल में क्या होता है कि सैनिक स्कूल में जब डिग्री मिल जाती है तो फिर जब पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो उस समय वो अपनी टोपी को, जो कैप होता है, वो कैप को क्या कर देता है, हवा में उछाल के, विदाउट एनी हेजिटेशन को हवा में उछाल के और अपनी मम्मी पापा के साथ गले मिलने लग जाता है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, मतलब कि एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, उसने क्या किया, मतलब मान लीजिए कैप, हैट की जगह कैप का प्रयोग हम कर सकते हैं कि उसने तुरंत अपना कैप को हवा में उछाल दिया, विदाउट, बगैर कोई सोचे, विदाउट एनी हेजिटेशन। यहाँ पे हैट मतलब होता है झोपड़ी। अब देखिए एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, बगैर कोई सोचे, बहुत तेजी से, बिना किसी हिचकिचाहट के, किसी भी झोपड़ी को हम लोग क्या कर देते हैं, तुरंत गिरा देते हैं। एट विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड। जैसे ही एग्रीज टू हेल्प हिज फ्रेंड्स एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, वह मतलब बिना हिचकिचाए अपनी दोस्त को मदद करने के लिए रेडी हो गया। अब देखिए बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स मतलब होता है कि सुनने के लिए पूरी तरह से उत्सुक होना, एक जैसे होना। लिसनिंग इंटेंटली, वेरी अटेंटिव, रेडी एंड ईगर टू लिसन, गौर से सुनना, कैसे सुनना, गौर से सुनना। अब देखिए द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स ड्यूरिंग द टीचर्स लेक्चर, सभी विद्यार्थी गौर से सुन रहे हैं टीचर के लेक्चर को, राइट। अगला देखिए, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट ऑफ, बाइट मतलब होता है दांत से काटना, ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मान लीजिए जितना चिबा नहीं सकते हैं, जितना चबा नहीं सकता है उतना कहीं काट लेना, तो कहने का मतलब अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। कभी कभी होता है ना कि कोई चीज खाना खाते हैं और उतना हम खा नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी मुंह में भर लेते हैं, तो बाइट ऑफ, बहुत ज्यादा काट लेना, मोर देन वन कैन च्यू मतलब कहीं चबाने से कहीं ज्यादा काट लेना। कभी कभी होता है ना अपने भाई बहन में कोई चीज मुंह को खिलाया जाता है तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा हिस्सा मात्रा में काट लेते ताकि उसे बहुत कम मात्रा बचे, और हम लोग इतना बड़ा काट लेते हैं कि फिर खाने में भी नहीं होता। तो वहां पे हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। यानी टू टेक वन टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, टू हैव प्राइड, टू डू समथिंग विच इज टू डिफिकल्ट। जैसे ही रियलाइज ही हैड बीटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, हो गया। अगला देखिए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या होता है, इरेगुलरली। यहाँ पे कहता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनस्टडी या इरेगुलरली, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। जैसे हिज स्टडीज
प्रोग्रेस्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, राइट। अगला कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब होता है क्या, मुर्गे और बुल की कहानी। मतलब दादी माँ जो हम लोग की होती थी वो क्या करती थी बचपन में, कोई बहाना कोई कहानी, मतलब ऐसी मनगढ़ंत कहानी जो कहा कि हम लोग को क्या करती थी, सुलाते रहती थी। एन इम्पॉसिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज ए वाइडली एग्जैगरेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी, बे सिर पैट की उटपटांग कहानी। ही गेव कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट व्हाई ही वाज लेट, ओके। अब देखिए मान लीजिए कि ही गेव अ कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब उसने मनगढ़ंत कहानी बना दी कि वह क्यों लेट हुआ था। अगला फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर मतलब होता है मेला, वेदर मौसम, मेला के मौसम वाला दोस्त। अब देखिए मेला के मौसम में क्या होता है, वैसा दोस्त आपका आगे पीछे करना शुरू कर देगा जो दोस्त स्वार्थी हो। यानी फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, एक ऐसा दोस्त जो आपके अच्छे समय में सिर्फ दोस्त हो और बुरे के वक्त वो क्या हो जाता हो, छोड़ देता हो, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फिश फ्रेंड्स। यानी यू विल नो योर फेयर वेदर फ्रेंड्स इन टफ टाइम्स, आप अपने स्वार्थी मित्र को जान सकते हैं जब जब आप कठिन समस्या से गुजर रहे होते हैं, उस समय आप अपनी मित्रता को पहचान सकते हैं कि कौन सा मित्र मेरे लिए स्वार्थी और कौन सा मित्र मेरे लिए सपोर्ट करने वाला है। अब देखिए गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड हाथ से निकल जाना, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि हाथ से, मतलब कंट्रोल स्थिति से बाहर हो जाना। नहीं कहते हैं ना कि हम लोग के हाथ में नहीं है यार, हाथ से बाहर हो गया। द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, सिचुएशन जो है ना गॉट आउट ऑफ, हाथ से निकल गया ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट के दौरान। अब देखिए यहाँ पे आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस खत्म हुई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, कुछ ऐसा चीज जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ऑडिबल मतलब होता है सुनने योग्य। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, समथिंग दैट कैन बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता है ऑडिबल, जिसे सुना नहीं जा सकता है इनऑडिबल, अश्राव्य। हिज वॉइस वाज इनऑडिबल ओवर द लाउड बैकग्राउंड नॉइज, मतलब बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी आवाज को हम लोग नहीं सुन पाते। अगला ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग या ए पार्टनर इन क्राइम, मतलब कहता है एक ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्राइम करने में किसी की मदद करता हो, या फिर ए पार्टनर इन क्राइम, क्राइम के वक्त जो साथ में मौजूद रहता है उसको हम लोग कहते हैं ना क्राइम पार्टनर, यानी एक्कम्पलिस, यानी सह अपराधी। द एक्कम्पलिस वाज caught trying to flee the scene, मतलब कि सहअपराधी को जो सीन था उस सीन से मतलब भागते हुए पकड़ लिया गया। अगला देखिए, ए सिचुएशन इन अ कंट्री एन एनार्की ऑर्गेनाइजेशन इटीसी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, कहता है एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा स्थिति बन जाता है, ए सिचुएशन इन अ कंट्री, एक ऐसा स्थिति देश में बन जाना, एन एनार्की और ऑर्गेनाइजेशंस ETC in which there is no government order or control, जहां पे सरकार ना हो, ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है जहां पे अराजकता फैल जाता है, सरकार की नहीं होने से क्या हो जाता है, अराजकता फैल जाता है। जैसे द सडन कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू अ टोटली एनार्की, अचानक सरकार का गिर जाना देश के लिए अराजकता फैल जाने के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब वन हु डजंट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता हो कि भगवान भी मौजूद है, एग्जिस्टेंस है, उसे हम लोग कहते हैं एथिस्ट। और एक होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक, थेइस्ट और एथिस्ट। अब नास्तिक यहाँ पे कहता है द एथिस्ट ओपनली क्वेश्चन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, नास्तिक जो है ओपनली क्वेश्चन कर दिया, मतलब क्वेश्चन सवाल खड़ा कर दिया भाई रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे, धार्मिक प्रथा पे, ओके। अब यहाँ पे ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन कैनिबल फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति के कैनिबल फ्लेश को खाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नरभक्षक। द मिथ डिस्क्राइब्ड ए कैनिबल लिविंग डीप इन द फॉरेस्ट, हो गया। अगला ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, कहता है कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र। कहता है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, दैट फॉर्म्स शेप, जो एक शेप का निर्माण करता है, इन द स्काई मतलब आकाश में, एंड हैज ए नेम, और उसका एक नाम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र। जैसे द कॉन्स्टेलेशन ओरियन इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर नाइट्स, कहता है ठंडी की रात में, यानी सर्दी की रात में ओरियन नामक जो कॉन्स्टेलेशन है, ओरियन नामक जो नक्षत्र है वो विजिबल होती है ड्यूरिंग
विंटर नाइट्स। ओके, ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति हु लिव्स हिज कंट्री, जो देश में रहता हो, टू लिव इन अनदर, मतलब कहता है ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री, जो अपने देश को छोड़कर किसी अदर देश में रहता हो, अपना देश को छोड़कर किसी अदर देश में चला जाता हो, उसको हम कहते हैं इमिग्रेंट। एक होता है आई से इमिग्रेंट, एक होता है माइग्रेंट, एक होता है इमिग्रेंट, राइट। यहाँ पे EMIGRANT इमिग्रेंट ई वाला है। ई वाला तब हो जाएगा जब अपने देश से किसी अदर देश में सेटल होने के लिए जाएगा तो इमिग्रेंट, और आई वाला वहां पे हो जाएगा जब दूसरा देश से अपने देश में आने सेटल होने के लिए आता हो, उसके कहते हैं इमिग्रेंट, राइट। आई से आने वाला दैट इज कॉल्ड इमिग्रेंट, और ई से बस एक दो में से एक याद रहेगा तो हो ही जाएगा। तो आई से आने वाला, दूसरा देश से अपने देश में आने वाला इमिग्रेंट आई से होगा, और अपने देश से दूसरे देश जाने वाला ई से होगा। ओके, यहाँ पे इमिग्रेंट देश त्यागी। द इमिग्रेंट सेटल्ड इन ए न्यू कंट्री टू फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, देश त्यागी जो होते हैं वो अपने नए अवसर को चूज करने के लिए किसी अदर देश में सेटल्ड होने के लिए चले जाते हैं। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, एक ऐसा जानवर जो ग्रुप में रहता हो, या ट्रेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, मतलब कि जो किसी अदर जानवर के साथ रहता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीगैरियस। ऐसे भी झुंड में रहने वाला ग्रीगैरियस, जो सबसे मिलजुल के रहने वाला ग्रीगैरियस, जिसे द ग्रीगैरियस एनिमल्स गैदर्ड अराउंड द वाटरिंग होल। ओके, अगला देखिए, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसे आसानी से ठगा जाए, जिसे आसानी से ठगा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वन हु इज इजिली डिसीव्ड। क्या हो जाएगा, गुल्लीबल, गुल्लीबल यानी आसानी से धोखा खाने वाला। द सेल्समैन टुक एडवांटेज ऑफ द गुल्लीबल कस्टमर, सेल्समैन जो है आसानी से कस्टमर को क्या कर देता है, धोखा दे देता है। अगला देखिए, यहाँ पे समवन वर्किंग और एक्टिंग मर्सिनरी merely फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, या ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, एक ऐसा सोल्जर जो पैसा के लिए लड़ता हो, या अपनी मर्सिनरी मैरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, या कोई रिवॉर्ड के लिए लड़ता हो, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, किराए का सैनिक। यानी मतलब कि समवन वर्किंग और एक्टिंग merely फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, या ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी हो जाएगा मर्सिनरी, यानी किराए का सैनिक। द मर्सिनरी एग्री टू फाइट फॉर द हाईएस्ट बिडर, मतलब मर्सिनरी सैनिक जो था, यानी किराए का जो सैनिक था, वो लड़ने के लिए तैयार हो गया हाईएस्ट बिडर से। चलिए अब एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिनोनिम्स, अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितने भी वोकैब हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे वोकैब की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट, छोटी सी टेस्ट अटेंड कर लेते हैं। इनॉर्मस बताइए, तो इनॉर्मस क्या हो जाएगा, इमिटेट होगा, इमेंस होगा, डिपेंडेबल होगा, या सॉलिटरी होगा। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेंस। इनॉर्मस बहुत बड़ा, डिपेंडेबल मतलब होता है आश्रित होना किसी पे, सॉलिटरी मतलब होता है किसी पे अकेला रहना, इमेंस जानबे करते हो मतलब इसका बड़ा हो गया इनॉर्मस, और इमेंस इमिटेट मतलब किसी का नकल करना, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए एक नंबर खत्म। दूसरी आइए इमिटेट, इमिटेट मतलब नकल करना, ये हो जाएगा इमिटेट, इमिटेट, आमटेट, राइट, इमिटेट, PF जो बंदर ऐसे भी नकल करता है, राइट। इमिटेट इसेंशियल नहीं, स्टेबल नहीं, मैसिव नहीं। ओके, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, स्टेबल मतलब स्थिरता, एसेंशियल बहुत बड़ा, और इमिटेट इसका हो जाएगा क्या, एफ, APEF। ओके, मैंडेटरी आइए, मैंडेटरी मतलब होता है अति आवश्यक, अर्जेंट, या रिलायबल मतलब होता है किसी पे विश्वसनीय, यानी विश्वास करने योग्य वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको कहते हैं रिलायबल पर्सन। कंपल्सरी अत्यधिक इंपॉर्टेंट, सिंगुलर अकेला, लॉनली अकेला, तो हो जाएगा क्या, मैंडेटरी, कंपल्सरी। ओके, तीसरा खत्म। रिलायबल यानी हो जाएगा ट्रस्टेड, सॉलिटरी, मिमिक और ह्यूज। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, मिमिक मतलब किसी का कॉपी करना, सॉलिटरी मतलब सॉलिटरी मतलब अकेला, लॉनली, और ट्रस्टेड मतलब किसी पे विश्वास करना, रिलायबल, ट्रस्टेड। ओके, पांचवा सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब होता है क्या, अकेला, स्टेबल, सिंगुलर, मैसिव, एप, क्या हो जाएगा भाई इसका, सिंगुलर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एमसीक्यू बेस्ड ऑन आइडियम्स एंड फ्रेजेस। कहता है व्हाट डज द आइडम, आइडम का क्या मतलब होता है, लिव नो स्टोन अनटर्न, एक भी पत्थर को मतलब अनटर्न किए बगैर नहीं छोड़ना, मतलब ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका, कि हर संभव प्रयास करना। ओके, अगला देखिए, विच आइडम डिस्क्राइब समवन इन एन अनकंफर्टेबल और अनफैमिलियर सिचुएशन। कहता है विच आइडियम्स, कौन सा आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो है जो डिस्क्राइब करता है समवन इन एन अनकंफर्टेबल और अनफैमिलियर सिचुएशन। अनकंफर्टेबल सिचुएशन कौन सा आइडियम्स है जो कि सूचित करता है, तो फिश आउट ऑफ वाटर, हम बताए थे कि अगर किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिएगा तो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन फील करने लग जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, ए फिश आउट ऑफ वाटर।
व्हाट डज बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, कहता है कि खाने से कहीं ज्यादा अधिक काट लेना। तो मतलब टेक अप अ टास्क टू डिफिकल्ट टू हैंडल, मतलब कि इतना ज्यादा टास्क लेना कि उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट महसूस करना पड़ता हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी यानी मुर्गा और सांड की कहानी। ये कौन कहानी सुनाती थी? दादी, दादी या फिर नानी। यानी दादी नानी वाला जो कहानी होता था वो फॉल्स कहानी होती थी। यानी कहने का ये मतलब कि ए फार फेच्ड इम्प्लॉजिबल स्टोरी, मतलब कि मनगढ़ंत कहानी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 का बी। पांचवा कहता है विच आइडियम्स मीन्स टू लॉस कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन, कहता है कि अपना कंट्रोल खो देना, अपना आपा खो देना। मतलब क्या होता है कि टू लॉस कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन, अपनी मतलब आई मीन जो जिस पे पकड़ हो उसकी स्थिति खो देना। जैसे होता है ना कि प्रोटेस्ट के दौरान मतलब इतना ना बहुत ज्यादा पब्लिक की रस हो जाती है, तो वो जो होता है वहां का जो प्रशासन होता है, वहां का जो लोकल अथॉरिटीज पुलिस जो वगैरह होती है, वो क्या होता है कि उस पे नियंत्रण खो देता है। यानी बाय फिट्स एंड स्टार्स नहीं, गेट आउट ऑफ हैंड एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब कि समर्थन खो देना, मतलब आई मीन टू लॉस कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन। यूं समझ लीजिए कि इस पे जो पकड़ होती है, जिसपे मेरा वर्चस्व चलेगा, वो खो देना बिकॉज ऑफ एनीबडी, बिकॉज ऑफ एनीथिंग प्रॉब्लम्स। अब जैसे मान लीजिए वहां पे क्या हो गया कि किसी जगह पे होता है ना कि किसी जगह पे बहुत ज्यादा रस हो जाती है, तो वहां का जो लोकल अथॉरिटीज होती है वो, जैसे अभी मान लीजिए प्रयागराज में कुंभ चल रही है, राइट। अब प्रयागराज में चल रहा है, महाकुंभ चल रही है, वहां पे कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता होगा कि पब्लिक बहुत ज्यादा क्राउड होने की वजह से वहां का जो पुलिस पदाधिकारी होता होगा, वहां से जो अथॉरिटीज होते होंगे, लोकल अथॉरिटीज, वो उस पर नियंत्रण खो बैठते होंगे। तो उसके लिए हम टू लॉस कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन पे अपना आपा खो देना, दैट इज कॉल्ड गेट आउट ऑफ हैंड। तो चलिए अगला एमसीक्यू बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द टर्म फॉर अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम। कहता है व्हाट इज द टर्म फॉर अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ मिलकर हत्या करता हो या फिर क्राइम करता हो, दैट इज कॉल्ड accomplice। ओके, एक नंबर खत्म। दूसरा, विच टर्म रेफर्स टू अ सिचुएशन विद नो गवर्नमेंट और ऑर्डर। चलिए बताइए, कहता है विच टर्म रेफर्स टू ए सिचुएशन विद नो गवर्नमेंट और ऑर्डर। एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे सरकार की वहां पे ऑर्डर नहीं चलता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनार्की, अराजकतावादी जिसको हम लोग कहते हैं। एमसीक्यू बेस्ड ऑन वन सिचुएशन। तीसरा है इसका, व्हाट इज द टर्म फॉर अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कहता है कि ऐसा कौन सा व्हाट इज द टर्म होगा कि ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि कोई व्यक्ति है जो फिर भगवान के विश्वास, भगवान है या नहीं है इस पे वो विश्वास नहीं करता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एथेइस्ट, नास्तिक। और भगवान पे जो विश्वास करने वाला थेइस्ट, मतलब हो जाएगा आस्तिक। इसका हो जाएगा क्या? एथेइस्ट, नास्तिक, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता हो। अगला, व्हाट डू वी कॉल समवन हु इज इजीली डिसीव्ड। कहता है जिसे आसानी से ठगा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुल्लिबल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुल्लिबल, जिसे आसानी से ठगा जाए। अब देखिए पांचवा, विच वर्ड मीन्स अ सोल्जर हु फाइट फॉर मनी रादर देन लॉयलिटी। कहता है एक ऐसा सोल्जर जो पैसा के लिए लड़ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मर्सनरी, यानी भाड़े की सैनिक। तो इसी चंद शब्दों के साथ इसी बानी को यहीं पे अपना विराम देते हुए आज का क्लास खत्म करते हैं भाई। थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जुड़ना ना भूले। इस वोकैब बैच में जो भी चीज आपको वोकैब करवाई गई है वो सारा वोकैब इंपॉर्टेंट है। आपसे कहना बस यही है कि आप क्या कीजिए कि इस वोकैब पीडीएफ को अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और साथ ही साथ रात का जो 8 बजे टेस्ट होगा वो टेस्ट में शामिल होना ना भूले प्लीज। टेलीग्राम चैनल का लिंक ग्रुप में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक, वो हर जगह दे दिया गया है। आप व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां भी, उस ग्रुप में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो कहने का ये मतलब कि आप टेलीग्राम चैनल से मतलब वोकैब को याद कीजिए, वीडियो को डेली देखिए, और वोकैब रात 8 बजे होती है, उसमें आप जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे, और भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं वहां पे, अपनी वोकैब को इनहांस कीजिए। थैंक यू टू ऑल, स्मार्ट गुड नाइट, बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट, बाय।